क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 18 जून का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और यूपीएससी के अलावा अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन से संबंधित हमारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं वो है ये वाले। हुमायूं का टूम्ब जो बना है ये मुगल का आर्किटेक्चर है। आपका ये एक आर्ट एंड कल्चर से संबंधित वाला टॉपिक है। अर्ली साउथ वेस्ट मानसून जोग्राफी संबंधित और आदि आपका प्रशिक्षण होना चाहिए। प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग पोर्टल होना चाहिए यहाँ पर। ठीक, ये आपका सोसाइटी से संबंधित सोसाइटी ट्रैवल और सोने की हॉल मार्किंग हो रही है। इकोनॉमी जलगांव बनाना, ठीक है ना, ये भी आपका जो है इकोनॉमी से ही संबंधित आ सकता है। इकोनॉमी और एग्रीकल्चर का रिलेटेड, ठीक, इंपॉर्टेंट है, दोनों ही प्रीलिम्स और मेंस में आ सकता है। आप लोग बता दें यूपीएससी और ईपीएफओ का कंप्लीट पेड ग्रुप हमारा चल रहा है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज का भी पेड ग्रुप चल रहा है। 856488053096960608 पे कॉल कर सकते हैं आप लोग। एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है खबर आप लोग के लिए कि हमारा इंस्टाग्राम पे भी चैनल है स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज। ठीक, आपका ओनली करंट अफेयर का भी चैनल है। आप लोग को कैसे ज्वाइन करना है ओनली करंट अफेयर चैनल, जो कि यूपीएससी पे फोकस करता है टोटली। ठीक, ओनली करंट अफेयर ऐसे आप लिखोगे, सर्च करोगे तो आप लोग को मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। फिर इसका डिस्क्रिप्शन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे हमारा मेन चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है, हमारा देखिए पहला आज का जो टॉपिक है वो है हुमायूंस टॉम्ब। ठीक, जो हुमायूं जी का मकबरा ये बनाया गया, उनकी जो पहली बीवी थी, ठीक ध्यान रखिए पहली बीवी की बात हो रही है, बेगा बेगम। ठीक, उन्होंने बनाया था 1858 में और उन्होंने डिज़ाइन किसको इसको इसमें इन्वॉल्व किया था बनाने के लिए। ठीक, तो वो थे मिराग मिर्ज़ा घियास और उनके सन जो है आपके ये सईद मोहम्मद और पर्शियन आर्किटेक्ट सब लगे थे। तो अभी हुआ क्या है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, उसने कहा कि 16 जून से जितने भी सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक, केंद्र के द्वारा जो भी सुरक्षित हैं मॉन्यूमेंट्स, उनको ओपन कर दिया जाएगा, ये बात कही गई थी। तो उसमें बोला गया था हुमायूं टॉम्ब को भी खोला जाएगा, इसलिए बोला गया है और इसलिए इम्पोर्टेंट है आज की न्यूज़ में। और देखिए ये कहाँ बना हुआ है, दिल्ली में बना हुआ है और जो है ये पुराना किला जो है ना ओल्ड फोर्ट, उसके पास बना हुआ है। इसको और क्या बोला जाता है ओल्ड फोर्ट को, पुराने किले को? दीनापना सिटाडेल। ठीक है, और ये पहला जो है गार्डन टूम था, मतलब गार्डन में टूम बना हुआ था ये। और ये क्या होता है, चार बाग स्टाइल में बना हुआ था, मतलब देखिए ऐसे करके। ठीक, आपका जो है ये है और ये बीच में से बना हुआ है और ये चार बाग, 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ फाउंटेन ये बीच वाला हो गया, बाकी फाउंटेन चल रहे हैं, ये सब जुड़े हुए हैं। तो ये इसको चार बाग वाली इस पर बनाया गया था और ये पहला गार्डन ट्यूम था। ठीक है, मकबरा था और ये पहला स्ट्रक्चर था जिसमें कि लाल जो है चूना पत्थर का यूज़ किया गया था। और यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको बनाया 1993 में और अभी भी इसमें काफ़ी रिस्टोरेशन चल रहा है। ये टूम जो है 1570 में बना था और इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये पहला गार्डन टूम है, जैसा पहले बताया। इसको जो है मुगल्स की डॉर्मेट्री, मुगलों का छात्रावास भी कहा जाता है क्योंकि ये जो मकबरा है यहाँ पे कई सारे मुगल फैमिली के 150 मेंबर करीबन यहीं पे दफन है। और ये चार बाग स्टाइल में था जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। ठीक, और ये बिल्डिंग स्टाइल जो है ये पूरे दक्षिण उत्तर और के जो सेंट्रल इंडिया था उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और ये मुगल एम्प्रेस ने इसको पैट्रोनाइज किया था, ये वाली बिल्डिंग स्टाइल। ये मतलब एक तरीके से ये भी कहा जाता है, इसमें हालांकि नहीं दिया हुआ है, प्रीकर्सर टू ताजमहल बोला जाता है, मतलब ताजमहल से पहले का जो है ये एक तरीके से जो है प्रोटोटाइप था एक तरीके से। ठीक है, और जो है इसको काफ़ी मुगल्स ने काफ़ी ज़्यादा इसको वो किया था इस वाले स्टाइल को। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है ये आपका भारतीय सरकार की एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती है। ये आपका कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन में लगती है। अब देखिए हिंदी में तो संरक्षण इसको लिखा बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में अलग अलग है। ठीक है, और ये जो है आपका पुरातत्व अनुसंधान भी करते हैं, शोध भी करते हैं, और साथ ही साथ कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन में क्या डिफरेंस है ये आप लोग को पता है? कंजर्वेशन देखिए ये होता है कि आपने जैसे कोई फॉरेस्ट है उसको कंजर्व कर किया जा रहा है। इसका मतलब हम कुछ कुछ जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस या फिर कुछ कुछ उसको जो है वहाँ से चीज़ें यूज़ भी कर रहे हैं। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, बस मेन चीज़ है। प्रिजर्वेशन ये होता है कि उस फॉरेस्ट को हम बिल्कुल अनटच्ड बना देंगे, छुएंगे ही नहीं भाई साहब। ठीक, तो कभी अगर ऐसा प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन की बात आए तो आप लोग अब ज़्यादा अच्छे से कर लेंगे। ठीक, मैंने भी अपने पढ़ते समय ये सब चीज़ें ढूंढ ढूंढ के सीखी थी, बहुत टाइम लगा था, इसलिए मैं आपके साथ ये साझा करता हूँ ताकि आपके साथ वो टाइम ना लगे और आप इसी बार
जो है पहले अटेम्प्ट में अपना सिलेक्शन ले लें। जीएस पेपर 2 का ये वाला अगला है कि साउथ वेस्ट मानसून इस बार पहले आ गया है काफ़ी, हालांकि 2 दिन लेट हुआ है, समझना मेरी बात। 1 जून को बोला जाता है कि केरला में टच कर जाता है, ठीक। जैसे आपका ये है हमारा साउथ वेस्ट मानसून कहे चलता है, यहाँ से यहाँ टच करता है, फिर ये 2 भागों में बढ़ जाता है, एक अरब सागर और एक दूसरा बंगाल खाड़ी के मानसून का जो आता है ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, 2 बिस्किट में बढ़ जाता है, और ये सबसे पहले केरला में होता है, ऐसे चलता है। तो यहाँ पे 1 जून को कहा जाता है कि टच करता है, ठीक। 1 जून नॉर्मली मतलब कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि उसको वहाँ पे जाके स्कूल में जैसे दाखिल होते थे हम लोग उसी तरह, लेकिन ये है कि 1 जून को जाए। तो इस बार 2 दिन लेट हुआ, 3 को आया, लेकिन ये जितने हिस्सों को, भारत के पूरे हिस्सों को तेजी से कवर कर रहा है, इसलिए इसको अर्ली साउथ वेस्ट मानसून बोला जा रहा है। सिर्फ 10 दिनों में, जब से वो केरला पे आया, 2 दिन के बाद भी आया भले ही, तो उसने करीबन भारत का 2/3 हिस्सा जो है कवर कर लिया है काफ़ी तेज़ी से, ठीक। लेकिन अभी भी जो डेफिसिट एरियाज़ हैं वो देखो ये वाले, गुजरात और इसके पास पास का एरिया, ठीक, और ये आपका ये वाला एरिया, ठीक है, पंजाब हरियाणा भी इसको जोड़ सकते हो आप, ठीक है। तो ये अभी डेफिसिट है। सबसे ज़्यादा लार्ज एक्सेस में देख रहे हो, इस बार ये लार्ज एक्सेस में है, पानी बहुत ज़्यादा बरस गया है, मतलब इसमें ये है पिछले साल के हिसाब से बता रहा है इसी टाइम लाइन में। अब देखो यहाँ पे जैसे ये है मेघालय में जहाँ पे मोज़ेराम भी आता है, जो कि इंडिया का सबसे वेटेस्ट प्लेस है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है जहाँ पर, तो वो पिछले बार के हिसाब से देखा जाए तो डेफिसिट में है, ठीक। अभी उतना पानी नहीं बरसा, इतना बरसता है, अभी हो सकता है आखिरी में आते आते जो है पूरा कर ले, ठीक। प्रोग्रेस काफ़ी तेज़ी से हुआ, ये सारी जगहों के नाम बताए हुए हैं खाली, ठीक। बताइए हमीरपुर कहाँ है, एमपी में है कि एमपी में है कि यूपी में है, ठीक। और जो है साउथ पेनिनसुलर एरिया जो है हमारा, और जो दक्षिण प्रायद्वीप है और मध्य भारत है, इसको तो मानसून ने 7 से 10 दिन में ही पूरा कवर कर लिया है, जो कि एक अच्छा है। अभी कुछ जो है जहाँ पे मिस किया है मानसून ने, गुजरात, राजस्थान, वेस्टर्न मध्य प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मैंने जैसा बताया, दिल्ली साइड तो बारिश हुई ही नहीं है यार, हुई ही नहीं है, ठीक। और जल्दी आने का कारण क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन यास की हम लोग ने बात करी थी, यास के आने की वजह से जो है आपका फॉर्म जो हुआ था बे ऑफ बंगाल में, इसकी वजह से जो है थोड़ा सा जल्दी आ गया मानसून, भले ही जो है टकराया देर से केरला पे, लेकिन जल्दी आ गया पूरा और जल्दी से कवर कर गया ये, ठीक है। और ये वाला जो है यास कब आ गया था, 21 मई को तो अंडमान में इसने कर दिया, 3rd वीक ऑफ मई में आ गया था ये बे ऑफ बंगाल में, ठीक। 2 दिन के बाद 3 जून को आया केरला में, लेकिन इसने काफ़ी तेज़ी से पूरा कवर कर लिया मेरे भाई, और जो है पूरे जो है अच्छा, इसमें और कारण समझ लो, एक तो यास हो गया, दूसरा क्या है कि जो है स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड्स आई अरेबियन सी से, ठीक। वेस्टर्ली मतलब वेस्ट की तरफ से आ रही हैं, और ये फॉर्मेशन जो है नॉर्थ बे ऑफ बंगाल जो खाड़ी है उसके नॉर्थ में, यानी कि आपका ये बंगाल और वहाँ बिहार और इधर एरिया में लो प्रेशर बना हुआ था। अब जहाँ पे लो प्रेशर होता है वहाँ पे क्या होता है, सारी तरफ से हवाएं आती हैं, हवाई जब आ रही हैं वेस्टर्ली वाली तो पानी लेके आ रही, तो इसलिए ज़्यादा बरसात देख रहे हो इस तरीके से। देखो ये यहाँ पे लो प्रेशर बना ये एरिया में, तो यहाँ वाली जो थी देखो पूरा उसने कस के बरसा दिया पानी। अब ये वाले में कम क्यों बरसा है, क्योंकि ये रेन शेडो एरिया है, वेस्टर्न घाट्स पे ज़्यादा पानी बरस जाता है। और देख लो मुंबई का हाल देखो क्या हाल है, पूरा जो है भयंकर तरीके से हो रखा है, वहाँ सब पूरा भरा हुआ है पानी, ठीक। और यहाँ पे तो ये मैंने बता दिया, नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में जो है वो बन गया था लो प्रेशर सिस्टम। इसके अलावा जो मानसून जो है अभी काफ़ी संदन हो चुका है और एडवांस हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में और इन सब जगहों पे, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और भी था, यास हो गया, नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में जो है लो प्रेशर बन गया। तीसरा जो कारण है वो ये है, ऑफशोर ट्रफ बन गया था। अब ट्रफ क्या होता है, देखो जो ITCZ होता है, अब ITCZ क्या होता है, देखो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, जो नॉर्थ से जो ट्रेड विंड्स आती हैं, ठीक, और जो साउथ से जो ट्रेड विंड्स आती हैं, ये दोनों जहाँ पे जुड़ती हैं, मतलब मिलती हैं, कन्वर्ज होती हैं। हालांकि यहाँ कन्वर्ज होते ही यहाँ पे जो है, अगर आप इसको साइड से देखो तो ये ऐसे आती हैं, ऐसे आती हैं, और फिर ये मिल नहीं पाती हैं, ऊपर उठ जाती हैं लो प्रेशर। ये कहाँ पे ऐसा होता है, विषुवत रेखा के पास, यानी इक्वेटर के पास में। तो ये ये जोन होता है, इसको इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बोला जाता है। इसी को जब ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है नॉर्थ में, ठीक है, और मानसून के टाइम पे जो है आपका, अगर जैसे ये अपना ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो इंडिया का ये मैप है छोटा सा, तो ये जब ऊपर की तरफ उठ जाता है और नॉर्थ की तरफ, तो जहाँ जहाँ पे जाता है तो उस समय इसको क्या बोलते हैं, मानसूनल ट्रफ बोलते हैं। ट्रफ क्यों, क्योंकि लो प्रेशर वाला ही तो हो रहा है, ऊपर उठ रही है ना हवा,
तो जब ये ऑफ शोर, जो इंडिया के ऑफ शोर, मतलब यहाँ पे ये अगर इंडिया का भूभाग है, यहाँ पे अगर अरेबियन सी में या फिर इधर कहीं भूभाग पे जो है ऑफ शोर ट्रफ बन जाता है जहाँ पर लो प्रेशर ऊपर उठ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी केरला और जो है महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। ये चौथा रीज़न था, तीसरा चौथा रीज़न, ठीक। और अर्ली मानसून अगर आ जाता है तो क्या मतलब रेनफॉल ओवरऑल जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और अगर हाउ डज़ अर्ली रेनफॉल इम्पैक्ट पैडी सोइंग, पैडी सोइंग देखिए अभी जो है मौसम विभाग ने कहा है कि जल्दी बारिश आ गई, अभी तो नर्सरी में ही है। जैसे हमारे यहाँ गाँव में तो भैया लैया बोलते हैं इसको, जो पैडी जो आपका राइस नहीं उगता सीधे, पहले उसको धान बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कई सारे लोग इसको बोलते हैं अरे चावल उगा रहे हैं, चावल नहीं उगता, पहले धान उगता है, ठीक है, उससे चावल बनाया जाता है। तो उससे पहले जब छोटा छोटा घास जैसा होता है तो उसको पैडी लैया बोलते हैं हमारे यहाँ। तो वो अभी नर्सरी में पहले उगाया जाता है, बहुत गाढ़ा गाढ़ा डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद जो है इसको ट्रांसप्लांट करते हैं, ऐसे 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 लगाते जाएंगे, है ना। हर बीघे का हिसाब अलग अलग होता है। आप लोग जो भी एग्रीकल्चर जुड़े हैं ज़रूर इसको समझ पा रहे होंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी तो जो है नर्सरी में लैया ही उगाई जा रही थी, पैडी उगाई जा रही थी, तो अभी तो आ ही नहीं पाई, तो पानी जो बरसा है इतना ज़्यादा नहीं इफेक्ट पड़ेगा। हाँ ये ज़रूर है कि ये लोग जाके अब लास्ट वीक ऑफ या फिर इसमें जाके जून में 3rd या 4th वीक में जाके इसको उगाई कर सकते हैं, ठीक। और जहाँ पर जैसे नॉट मच रेनफॉल, जहाँ पे ज़्यादा नहीं हुई है महाराष्ट्र में, कोल्हापुर या फिर मराठवाड़ा में, तो उनको रुकना चाहिए जब ठीक ठाक बारिश हो जाए उसके बाद, ठीक। क्योंकि जो राइस है वो आपका ज़्यादा मांगता है पानी। अच्छा, एक पीछे जो है 2-3 साल पहले एक इकोनॉमिक सर्वे में एक टर्मिनोलॉजी आई थी, वाटर एक्सपोर्ट। ये अभी जब इसको राइस वाला बता रहा था तो मुझे एकदम याद आया, वाटर एक्सपोर्ट वाली बात आई थी। ये क्या था, इसके बारे में ज़रूर लिखो, ज़रूर लिखना, ताकि आप लोग को आगे अगर कोई क्वेश्चन आए तो इसके बारे में आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हो कि इकोनॉमिक सर्वे में इस तरीके से दिया गया था, या फिर इन्वायरमेंट में एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी आए तो आप लिख सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, आदि प्रशिक्षण, यानी प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग पोर्टल बनाया गया है। ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया है आदि प्रशिक्षण जो है, यानी कि ट्रेनिंग करने का पोर्टल मतलब वेबसाइट है। अब यहाँ पे देखो साफ सीधा माध्यम यह है, जहाँ जहाँ भी ट्राइबल मिनिस्ट्री ने जो है ट्रेनिंग दी थी, जहाँ जहाँ भी ट्राइफेड से रिलेटेड या जहाँ कहीं भी, उन सबको उठा के ट्रेनिंग पोर्टल को उन्होंने ऑनलाइन जो है देना है, रिमोटेस्ट कॉर्नर तक पहुँचना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइबल्स को जो है वो देना है, क्या कहते हैं, प्रशिक्षण देना है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के राइट्स और ड्यूटीज़ जो है समझें और बेहतर ज़िंदगी जी सकें। ये है पूरा यहाँ पे उद्देश्य, ठीक। ट्राइबल मिनिस्ट्री ने जो है आपका किसके साथ सहयोग लिया है इस वाले पोर्टल बनाने में, यूएनडीपी का। यूएनडीपी वही है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है। सिग्निफिकेंस क्या है आदि प्रशिक्षण की, कि इसमें ये फीडबैक लेंगे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कैसे काम कर रहे हैं उन सब के बारे में बात करेंगे, और प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन लागू जो करते हैं वो अच्छे से कर सकें, ठीक। इसका देखिए यहाँ पे ये है कि नॉलेज पैकेट्स बनाए जाएंगे आईटी के जरिए, रिमोटेस्ट कॉर्नर में पहुंचकर जितनी भी रिपोजिटरी है, जहाँ जहाँ भी ट्रेनिंग दी गई थी, ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए गए थे, चाहे वो मिनिस्ट्री में दिए गए हों, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट टीआरआई में दिए हो, सेंटर ऑफ इलेक्शन सीओआई में दिए गए हों, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में दिए गए हों ट्रेनिंग, नेशनल ट्रॉमा रिसर्च इंस्टीट्यूट में दिए गए हों, ट्राइफेड में दिए गए हों, जहाँ भी दिए हों सब उठा लो ट्रेनिंग को जो है समावेश बना के, जिसको भी चाहिए इस वेबसाइट पर जाए और ट्रेनिंग ले ले और जो है बेहतर तरीके से ज़िंदगी जिए। ट्राइबल्स के लिए बात है, कंप्रिहेंसिव, बहुत ज़्यादा जो है आपका व्यापक लेवल पर जानकारी यहाँ पे दी जाएगी ट्रेनिंग प्रोग्राम संबंधित पूरे कंट्री में। और ये इनिशिएटिव यही है कि रिमोट स्टेडियम पहुँचा जाए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए, ताकि ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो अपने राइट्स और बेनिफिट, अधिकार और जो है क्या होना मतलब अधिकार और लाभों को सुनिश्चित कर सकें, ठीक। ट्रेनिंग करो, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपर्ट टुगेदर, सब लोग आके एक दूसरे को ट्रेनिंग कराओ और आगे बढ़ाओ, ठीक। सिखाना ही तो होता है मेन चीज़, कैटलाइज करो, इम्प्रूव करो, कंडक्टिंग ट्रेनिंग जो है उसको अच्छे से जो है उत्प्रेरित करो, सुधार करो और ऑनलाइन ले जाओ और सभी के लिए पहुंच सके। ट्राइफेड क्या है, ट्राइफेड देखो संस्था की बात हो रही थी, ये एक नेशनल लेवल की जो है आपकी वो हाली सहकारी संस्था है। सहकारी संस्था हमारी 19 सब क्लॉज 1 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसमें बताइए कौन से सब क्लॉज में आता है यहाँ पर, ठीक है, और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए लाया गया था, ये आप लोग बताना है। देखिए इसमें ये है कि ये कोऑपरेटिव सहकारी जो है बॉडी है, ये वैसे ही है सरकारी संस्था है जैसे कि आपकी इफ़को हो गई,
ठीक, जो फर्टिलाइज़र बांटती है, ये वाली चीज़ें, ठीक। ये किसकी मिनिस्ट्री, प्रशासनिक नियंत्रण किस पे किसका होता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये आपका जो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी 1984 में बनी थी, बाद में इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में डाल दिया गया। पहले किस में थी, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर में थी। खैर अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंतर्गत है। ट्राइफेड का देखिए मेन काम क्या है, ट्राइफेड का मेन उद्देश्य ये है कि जो पहले शुरुआत में क्या था कि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना, आपके जो है लघु वन उत्पाद होते हैं जिनको ट्राइबल जाके बुनते हैं, जैसे तेंदू लीव्स होती है, इससे बीड़ी उड़ी बनाई जाती है, वो सबको जो है उसका व्यापार करना, ट्रेड कराना। साथ ही साथ जो भी ट्राइबल व्यापार कर रहे हैं या फिर जो भी कृषि से संबंधित जो है सरप्लस पैदा कर रहे हैं, अधिशेष जो है, उन सबको फेयर उचित मूल्य मिल सके उसके लिए। और ये 1988 से ऑपरेशनल हो गई थी, बनी 1987 में है, ठीक। और ये जो है डाउन ट्रॉडन जो ट्राइबल कम्युनिटी जो अभी जो है पीछे रह गई है, उसको जो है उठाना है। और साथ ही साथ इनके जो ट्राइबल्स के आर्ट एंड क्राफ्ट होते हैं, उनको पहली बार इसने 1999 में रिटेल आउटलेट से जोड़ा, ट्राइब्स इंडिया के नाम से। अब ये ट्राइब्स इंडिया ऑनलाइन भी आ चुकी है, आप लोग ऑनलाइन में जाके भी खरीद सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है सोने की हॉल मार्किंग। देखो जो सोना है, अब उसको जो है पीला तो सारा ही है, लेकिन वो उसमें होता है ना 22 कैरेट, 24 कैरेट, 23 कैरेट। तो वो कैरेट का मतलब ये होता है कि कौन सा कितना खरा सोना है, ठीक है, कितना खरा सोना है, कितना बढ़िया सोना है, इसकी उसकी उसी हिसाब से पैसे भी होते हैं। लेकिन सुनार जो बेचते हैं उसमें हम तो जान नहीं सकते, सुनार को तो पता होता है सारी जानकारी, वो विशेषज्ञ है उसका। तो क्या पता है कि हम 24 कैरेट को जानकर, और लेकिन हमको बेचा जा रहा है 22 वाला एक्चुअली में। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम कुछ जो है वो बताएंगे सेंटर्स जहाँ पे हॉल मार्किंग कराई जाएगी, ज्वेलर्स वहाँ से लेंगे और फिर 22 वाला है तो 22 वाला बताएंगे। तो इससे कंज्यूमर्स को भी अच्छा है, ट्रस्ट बनेगा, उसको मालूम है कि जो वो खरीद रहे हैं, जितना वो पैसा मूल्य दे रहे हैं वो उसी का दे रहे हैं जो उनको खरीदना था। तो दिस इज़ अ गुड थिंग। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। हालांकि अभी जो है मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ने हॉल मार्किंग करना गोल्ड ज्वेलरी की आपका 16 जून से। अब दिक्कत इसमें देखो क्या है, इसको पहले अच्छा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो होता है BIS, ये बताता है कि इसको करना है हॉल मार्किंग, ठीक है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स पे आता है ये। और जो हॉल मार्किंग है कंज्यूमर अफेयर्स में ही आता है ना, एक बार कंफर्म करना जरा। हॉल मार्किंग जो कराई जाएगी ये किसके लिए कराई जाएगी, आपका गोल्ड और सिल्वर, ठीक, इन्हीं दो के लिए मेटल्स के लिए होगी, ध्यान रखना। गोल्ड और सिल्वर के लिए इसमें भी इसकी ज्वेलरी और इसके आर्टिफैक्ट्स यानी कलाकृतियाँ, इसकी भी ज्वेलरी सिल्वर के और जो है आर्टिफैक्ट्स, ठीक। तो ये करना है। और 256 डिस्ट्रिक्ट जो है हमारी, जो देश की जो 256 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें इसको ज्वेलर्स को जो है जिनका 40 लाख से ऊपर का टर्नओवर है, कारोबार है, उनको तो मैंडेटरी है, करना ही करना है, ठीक। और पीयूष गोयल जी ने बोला कि नो पेनल्टी, कोई पेनल्टी 21 अगस्त तक तो नहीं की जाएगी, 2021 अगस्त तक, ठीक। लेकिन और इसमें एक चीज़ और बोली उन्होंने बोला जो ज्वेलर्स जो है 40 लाख से कम है वो एग्जम्प्टेड है, उनको छूट है। अब देखो ये वाला पढ़ के क्या आपके दिमाग में चीज नहीं आया कि मान लीजिए कोई जो है XYZ जो है ज्वेलर्स थे, ठीक। अब उन्होंने जो है कर रखा था, उनका 40 लाख के ऊपर था, तो अब ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी वाइफ के नाम भी करा देंगे, ठीक। वाइफ के नाम भी एक दुकान खुलवा देंगे, और मान लीजिए पहले 60 लाख का कारोबार था तो उन्होंने 30-30 कर लिया, अब दोनों को ही छूट मिल गई, मिल कि नहीं मिली। तो ये एक तरीका ये भी इससे क्या हो रहा है कि लोग जो है छोटा ही रहना चाहते हैं, अपने आप को एक्सपेंड ही नहीं करना चाहते हैं। तो एक चीज़ इससे ये वहीं हुआ जैसे कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ में हुआ, लोग जो है बड़ा अपने आप को दिखाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि बड़ा दिखाएंगे तो उनको टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा, उनको डॉक्यूमेंटेशन ये कंप्लाइंस ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो इसी को जो है इकोनॉमिक सर्वे में एक बार बोला गया था कि डॉर्फिज्म, हमारे यहाँ बौनापन वो जानबूझ के बौना बना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं, इसीलिए ज्वेलर्स भी ये करेंगे यार। ये जब छूट देते रहो आप, ये तो सबके ऊपर लागू करना चाहिए था ना, और अगर करना भी था तो और कम करते कि, और उसके ऊपर जो है ज़्यादा देख रेख करते। अच्छा एक चीज़ और इसमें जैसे एनालिसिस आप करोगे तो आपको ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी कि जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके जो है अब उतर गए हैं, ज्वेलर्स बन चुके हैं, वो ज्वेलर भी बन चुके हैं, ठीक। अब आप समझ जाओ किस किस की बात हो रही है। तो अब वो तो बड़े बन गए, अब बाकी लोग को आप जो छोटा बना देना चाहते हो, तो ये चीज़ें काफ़ी समझने वाली बात है। खैर एनालिसिस करना हमारा काम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें जरूरी हैं
उनको लिखने वाली बात है। इसमें एक अगर क्रिटिज्म पूछे तो ये कह सकते हैं हम लोग को छूट में से हो सकता है कि ये ड्रॉफिज्म की तरफ बढ़े। ठीक, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है ये गोल्ड और सिल्वर के लिए करेगा, एक्यूरेट डिटर्मिनेशन हो सके। क्यों किया जा रहा है ये? इसीलिए भाई, जो जितना का पैसा बताया जा रहा है, जिस चीज़ का उतना ही हमें चाहिए ना, गारंटी ऑफ प्योरिटी। ठीक, प्योर और शुद्धता और सुंदरता की गारंटी होगी। विच मेटल्स कर आपके जो है गोल्ड और सिल्वर जो है इसके अंतर्गत आते हैं। आपका जो है गवर्नमेंट ने एक अधिसूचना जारी की थी जून 14 जून 2018 में। उसके अंतर्गत जो है गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड आर्टिफैक्ट और इन सबको लाया गया था हॉलमार्किंग के अंतर्गत। अभी जो हॉलमार्किंग वाली जो स्टैंडर्ड है वो देखिए किस किस के, पहले तो उन्होंने 22, 18, 14 कैरेट का बताया था हॉलमार्किंग की जाएगी, लेकिन अभी जो है गोल्ड के लिए उन्होंने बता दिया है कि 20, 23 और 24 भी होगा। ठीक, तो 21 रह गया, पता नहीं क्यों 19 भी रह गया। तो ये वाली चीज़ें हैं। और मिनिस्ट्री जो है उसने भी बताया कि ज्वेलर्स जो हैं वो जितना भी पुराना गोल्ड है जिसमें हॉलमार्किंग नहीं हुई थी उसको वापस ले सकते हैं कंज्यूमर से, और फिर जो बाय बैक कर सकते हैं ओल्ड गोल्ड। अब इसमें भी देखो, आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है कितना सोना होता था जो हॉलमार्क जिस पे नहीं होता था, और ज्वेलर्स ऐसे ही बेचते थे, या फिर उन्होंने खुद ही लेके रखा होगा। अब ये पुराना वाला गोल्ड जो है वो जो उनके बाद 2 नंबर का भी होगा वो भी 1 नंबर में हो जाएगा। हो सकता है, मुझे इतनी जानकारी नहीं, लेकिन जितनी जानकारी उस हिसाब से मुझे जितना ये पढ़ने में समझ में आ रहा है कि उन्होंने कहा है कि जो बाय बैक कर सकते हो ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी जिसमें हॉलमार्क की नहीं थी। तो अब हॉलमार्क नहीं थी तो अब वो कितने में बेचा गया था, कितना उसको दिया जा रहा है, कैसे क्या है, क्या रसीद कितने लोग लेते थे, समझ रहे हो, और कितना जो है वो लोग जब वापस जाओ तो क्या क्या काट लेते हैं, ये सब पता ही है आप लोगों को। ठीक, तो ये चीज़ें है, मतलब हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने की क्या ज़रूरत थी? यही है कि भाई भारत दुनिया का सबसे बड़ा जो है उपभोक्ता है गोल्ड का, हर साल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट भी करता है। और ज्वेलरी की जो है लेकिन भारत में ज्वेलरी हॉलमार्क बहुत कम होती है, सिर्फ 30% होती है। क्यों, ऐसा क्यों? देखो आपका जो भारत में जो आपके ये है एसेइंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर, यानी कि परख और हॉलमार्किंग केंद्र जो है वो सिर्फ 945 हैं, लेकिन ज्वेलर्स जो हैं वो 35,879 हैं। तो ये मिसमैच की वजह से जो है हॉलमार्किंग कराना बड़ी वो है। तो अगर किसी को हॉलमार्किंग वाले बिजनेस में घुसना है तो घुस सकते हैं, इस समय गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जलगांव केला यानी कि बनाना। अब इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला था, इसकी वजह से इसका निर्यात काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया है। दुबई जा रहा है काफ़ी करोड़ों रुपए का केला हमारा जो है, और ये काफ़ी फाइबर और मिनरल रिच है। जलगांव बनाना, जलगांव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक, 22 मेट्रिक टन अभी भेजा गया है। और टंडलवाड़ी जो विलेज है जलगांव डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र, वह जो कि एक बनाना क्लस्टर भी है। ठीक, अभी क्लस्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना, हॉर्टिकल्चर क्लस्टर। तो वो जो एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है उसके अंतर्गत ये आता है बनाना क्लस्टर, और जहाँ से काफ़ी भारी मात्रा में जलगांव केला भेजा गया जो कि फाइबर और मिनरल में काफ़ी जो है काफ़ी ज़्यादा इसमें पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में, प्रचुर भूल गया था मैं। ठीक है, और इसमें इंडिया इज़ द फील्ड ऑफ बनाना प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा हम लोग बनाना जो है प्रोड्यूस करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। दुनिया में सबसे बड़े शायद हम ही प्रोड्यूसर हैं। इंडिया इज़ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बनाना, देखिए लिखा भी हुआ है। ठीक, और हम लोग जो है देखिए काफ़ी तेज़ी से 2018 और 19 में देखो तो कितना 660 करोड़ का केला ही बेच दिया हम लोगों ने। और अभी अगर 2020-21 में अप्रैल फरवरी तक देखोगे तो 620 करोड़ तो इसी साल तक बेच चुके हैं। पूरी दुनिया में जो 25% जो केला होता है वो तो हमारा ही होता है। इंडिया लीडिंग प्रोड्यूसर है, और लीडिंग प्रोड्यूसर में भी जो स्टेट्स कौन कौन से वो सबसे ऊपर हैं वो है आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश कंट्रीब्यूट करें, ये 70% तक कर देते हैं। ठीक, तो आप अगर इसको ऐसे लिखो, AP, फिर गुजरात लिखो, फिर महाराष्ट्र लिखो, फिर केरला लिखो, ठीक है, फिर UP, फिर बिहार और फिर मध्य प्रदेश। तो ये जो है आपका ये 70% तक तो केला यहीं दे देते हैं। जलगांव क्यों कहा जाता है? इसको केला सिटी बोला जाता है भारत का। तो यहाँ पे इसको जो है काफ़ी समय से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यहाँ पे दिया जा रहा है इसको। और एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी में जैसा पहले भी बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। 2016 में इसको एक निसर्ग रजा कृषि विज्ञान केंद्र की तरह जो है रजिस्टर किया गया था, GI सर्टिफिकेशन दिया गया था जलगांव बनाना को। और ये 300 किलोमीटर जो है पश्चिम में लोकेटेड है और नॉर्दर्न एज में आता है डेक्कन प्लेट्यू के। और आपका जो है एवरेज रेनफॉल यहाँ पे 75 सेंटीमीटर होती है जो कि काफ़ी कम है। और जहाँ पे ज़्यादातर जो गोरोस हैं जो
बढ़ाते हैं बनाना, वो जो है उगाते हैं जो, वो कौन है, इंडिपेंडेंट है, मतलब व्यक्तिगत खेती करते हैं, ठीक है, मतलब स्वतंत्र स्वतंत्र ग्रोवर्स हैं, कोई ग्रुप ग्रुप ऐसे नहीं बनाते हैं। जीआई टैग देखिए क्या है, ये एक साइन होता है और सेंट्रल, ये गुड्स के लिए होता है, सिर्फ एक ध्यान रख लेना, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सिर्फ गुड्स के लिए होता है, सर्विसेज के लिए नहीं होता है। 1999 वाला इसका एक अधिनियम भी है। और ये किसी लोकेशन को जो जैसे हम लोग कहते हैं ना, अलीगढ़ का ताला ले आओ, चंदेरी की साड़ी चाहिए, ठीक है ना, तो इस तरीके से लोकेशन जोड़ के हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ से उसको क्या है कि चंदेरी की बनारस की साड़ी है, चंदेरी की साड़ी है, तो ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो एक तरीके से उनकी मार्केट क्रिएट होती है। डुप्लीकेसी नहीं होती है, ठीक, डुप्लीकेसी को भी रोकथाम की जाती है। और जो है उसकी क्वालिटी भी, जो क्योंकि मान लीजिए कई जगह ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये बनते थे, वो वहाँ पे लोग जो है धीरे धीरे उन लोग को, मान लीजिए उनका मार्केट कम हो रहा था, क्योंकि अब जैसे इंडिया में सिल्क बनता था नेचुरल सिल्क, और चाइना अपना लिया है जो है आर्टिफिशियल सिल्क, तो इंडिया के नेचुरल सिल्क की जो है कीमत कम होगी, तो अगर इसको हम जीआई टैग दे देंगे तो लोग इसको ज़्यादा खरीदेंगे। तो इसीलिए अगर मान लीजिए किसी का व्यापार या फिर तरीके से कोई जो है, जो पहले प्रचलित जगह होती थी जहाँ पे कुछ चीज़ बनती थी, वो अगर कम हो रही है, तो उसको भी बेनिफिट मिलता है, उसको फिर से एक जो है जीवन मिलता है कि वो अपना अच्छे से जो है मार्केट कवर कर सके, ठीक। आपका ये साइन जो है स्पेसिफिक जोग्राफिकल प्रोसेस, उसकी रेपुटेशन, क्वालिटी, ये सब भी बढ़ जाता है। मिसयूज़ नहीं कोई कर पाता है, बाय डुप्लीकेसी पर रोक लगाई जाती है। बेटर मार्केट मिलता है, बूस्ट मिलता है, रिवाइव मिलता है जहाँ पे भी इनकी प्रोडक्शन डिक्लाइन होगी। जीआई रजिस्ट्रेशन जो है कि किसी एरिया को दिया जाता है, ट्रेडर को नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए किसी एरिया को मिल गया तो वहाँ पे जो भी ट्रेडर हैं वो लोग जो है फिर जाके एथोराइज ट्रेडर बन सकते हैं कि इस वाले प्रोडक्ट को, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो केला था उसको बेच सकते हैं और उनको एक यूनिक जीआई नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैंने इसके संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे डाला था, कुछ आज गड़बड़ हुआ है, वो मिट गया, इसमें रुको। देखिए आज का जो क्वेश्चन है वो ये वाला है, 33 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, अभी अभी इसके बारे में बताया, ठीक, और हाउ इज इट इट इज़ बेनिफिशियल। और किसी दो एग्जाम्पल जो जीआई के, जैसे रसगुल्ला हो गया, ये केला हो गया, इस तरीके से कोई भी आप एग्जाम्पल के साथ में लोकेशन दिखा के मैप के साथ में उसको जरूर, क्योंकि जोग्राफिकल इंडिकेशन है ना, भौगोलिक संकेतक टैग क्या है, यह कैसे फायदेमंद है, जीआई टैग के दो उदाहरण देकर समझाइए, ठीक। चलते हैं अपने कॉमन का स्पीसीज वाले सेक्शन पे। आगे हम लोग कॉमन का स्पीसीज वाले सेक्शन पे देखिए, इसमें हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएं ये समझते हैं। देखिए राजा प्रभा फेस्टिवल जो है, इससे संबंधित कौन कौन से जो है क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। राजा प्रभा, ठीक, राज पर्व उत्सव, ठीक है, ये 3 दिन लंबा जो है फेस्टिवल होता है और ये भूमि धरती माता के लिए होता है, व्यूमनहुड के से संबंधित ज़्यादातर, ठीक, व्यापक रूप से नारित्व को समर्पित है, या 3 दिन तक चलने वाला त्यौहार है, ठीक है। क्या स्टेटमेंट सही है? हल्का सा आंसर दिख गया, लेकिन पीछे पलट के मत देखना। दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द एंड ऑफ द समर सीजन एंड अराइवल ऑफ द मानसून, यह पर्व ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति और मानसून के आगमन से संबंधित है। क्या बताइए, ये भी सही है कि गलत है? ठीक, राज पर्व की बात हो रही है, यह तमिलनाडु क्षेत्र में मनाया जाता है। बताइए कौन सा आपको सही लग रहा है, ए बी सी डी। देखिए यहाँ पे जो है आपका ए वाला सही है, तमिलनाडु रीजन में नहीं, ओडिशा में मनाया जाता है। और ये फर्स्ट डे ऑफ द फेस्टिवल जो होता है उसको हम लोग कहते हैं पहली राजा, और जो है पहाड़ी राजा, सॉरी पहाड़ी राजा बोलते हैं इसको। और जो है सेकंड को हम मिथुन संक्रांति, मिथुन संक्रांति बोलते हैं। तीसरे को बुधहा या बसी बसी राजा बोलते हैं। ठीक, फोर्थ को जो है हम लोग वसुमती स्नान कुछ बोलते हैं, बाथिंग ऑफ मदर अर्थ। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है कि सदर्न ओशियन से संबंधित जो दक्षिण महासागर है उससे संबंधित कौन कौन से जो जो कथन है वो सही हैं। अभी न्यू नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका ने दक्षिणी महासागर को दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या स्टेटमेंट सही है? नेशनल ज्योग्राफिक ने ही दी थी क्या? ये 5वें महासागर की दिया तो गया है, लेकिन क्या नेशनल ज्योग्राफिक ने दिया था, ये आप लोग को बताना है। सदर्न ओशियन इज द ओनली ओशियन टू टच 3 अदर ओशियन एंड टू कम्प्लीटली एम्ब्रेस ए कॉन्टिनेंट रादर देन बीइंग एम्ब्रेस्ड बाई देम। ठीक है, मतलब ये एक दक्षिण महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो 3 अन्य महासागरों को स्पर्श करता है। ठीक है, जैसे पैसिफिक हो गया, इंडियन हो गया, अटलांटिक हो गया। ठीक, और एक महाद्वीप को पूरी तरह घेरता है। महाद्वीप कौन सा? समझ रहे हो ना, अटलांटिक। ठीक, और दक्षिण महासागर को 34 मिलियन वर्ष पूर्व निर्मित अंटार्कटिक परिध्रुवियों धारा द्वारा भी परिभाषित किया जाता है। परिध्रुवियों मतलब ओशियन करंट से, सर्कमपोलर करंट। और अंटार्कटिका के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा
प्रवाहित होती है पश्चिमी पूर्व, बिल्कुल सही। तो क्या स्टेटमेंट कौन कौन से सही है इसमें? सारे स्टेटमेंट सही है। इंटरनेशनल आपका हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया था 1937 में, लेकिन 1953 में इसको रिपील कर दिया था। तो इसी के साथ में हम लोग का जो है आज का सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए और शेयर और सब्सक्राइब करके जुड़े। अरे यार लाइक करो ना, क्यों नहीं करते हो? अच्छे बताओ। अगर नहीं करना तो डिसलाइक कर दो। डिसलाइक करने के बाद भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कुछ तो करो, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम बताओ तो, मोटिवेट तो कर सकते हो यार। अगर नहीं रोज आके देख के चले जाओ तो कई लोग तो मैं देखता हूँ सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। जो लोग हमारे देखते हैं, अगर 100 लोग देख रहे हैं तो उसमें सिर्फ 10 सब्सक्राइबर होते हैं, बाकी लोग देख के मजा लेके निकल लेते हैं, और लाइक करने वाले तो और भी कम है। तो ये मतलब वो भी इतना ही है 10%। तो मैं समझ रहा हूँ खाली आना है देखना। आप लोग को लाइक देने में ये लगता है कि पता नहीं हम व्यू दे रहे हैं, हम लाइक क्यों दें? मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक कर दीजिए, ठीक, खुला है बिल्कुल वो है। डिसलाइक करो, देखें तो भाई, कुछ तो करो। खाली एक मूक दर्शक ही बने रहोगे क्या ज़िंदगी भर? ठीक, तो ये वाली चीज़ें स्टैंड लेना ज़रूरी है। और यहाँ पे आप लोग बताते हैं यूपीएससी और ईपीएफओ दोनों का ही हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है, और आपका जो है सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चल रहा है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 8564880530 9696066089 पे कॉल करके। फिर मिलेंगे सुबह 6 बजे कल, और तब तक के लिए आप लोग खूब पढ़िए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।